डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। एक्चुअली तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास वाली वीडियो में बताया कि कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हुए जो बाकी एटम्स होते हैं उनके मासेस को कार्बन 12 से कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है। ओल्ड डेज़ में जब ये मशीन्स वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी, उस वक़्त जो कंपैरिजन किया जाता था वो कंपाउंड्स के अंदर रेशोज़ को कंपेयर किया जाता था। लेकिन 1920 के बाद जब ये स्पेक्ट्रोमीटर इन्वेंट हुए तो उसके बाद फिर इन मशीन्स की मदद से वो कंपैरिजन किया जाने लगा। कंपेयर करके हम बाकी जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके आइसोटॉप्स के मासेस को फाइंड आउट करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में हम किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स के मासेस को फाइंड आउट करते हैं। किससे कंपेयर करके? कार्बन 12 से कंपेयर करके। कंपैरिजन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो पूरा सेटअप होता है, जो पूरी मशीन होती है वो बहुत बड़ी होती है। जिस तरह के रूम में ये मैं खड़ा हूँ, इस तरह के 2-3 रूम होंगे, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उस मशीन के। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको समझने के लिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, तो बोर्ड पे हम इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि एक्चुअली ये मशीन्स बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे समझना है कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, तो इस तरीके से समझने के लिए इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रा किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं कि पूरी मशीन जो है ये किस तरह से वर्क करती है। फिर उसके बाद फिर हम इसका पूरा प्रोसीजर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इस पे होता है सैंपल इनलेट, यानी जिस एलिमेंट के हमने आइसोटॉप्स के मासेस को फाइंड करना है, जो सैंपल हमारे पास मौजूद है उस सैंपल को यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसको सैंपल इनलेट कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वेपोराइजेशन चैम्बर। यहाँ पे सैंपल को वेपोराइज किया जाता है अगर रिक्वायर्ड हो, मतलब सैंपल को हमने वोलाटिलाइज करना है, उसे वेपर्स फॉर्म में लेके जाना है। अगर रिक्वायर्ड हो, सैंपल सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको यहाँ पे वोलाटिलाइज किया जाता है, उसको वेपोराइज किया जाता है। इस चैम्बर को कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। फिर इसके बाद आता है आयोनाइजेशन चैम्बर। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। जो वेपर्स पीछे से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उन वेपर्स को हमने आयोनाइज करना होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उनको पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन चैम्बर। एक्सेलरेशन चैम्बर में क्या होता है, जो यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयंस बनाए हैं इस चैम्बर के अंदर, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, उन पॉजिटिव आयंस को हमने एक्सेलरेट करके एक जगह के ऊपर लेके आना होता है। इसको एक्सेलरेशन चैम्बर कहते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पहले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, बाकी दोनों पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। तो ये उन आयंस को, जो आयंस बन रहे हैं, उनको एक्सेलरेट करके यहाँ पे लेके आते हैं। इसके बाद मैग्नेट आता है। इस मैग्नेट ने जो पीछे से आ रहे हैं आयंस, जो आइसोटॉप्स आ रहे हैं डिफरेंट किसी भी एलिमेंट के, इस मैग्नेट ने उनको सेपरेट करना होता है उनकी मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर। ये मैग्नेट सेपरेट करता है। वो आयंस फिर यहाँ पे जाके सेपरेट होके इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करते हैं। ये इलेक्ट्रोमीटर, या इसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं, ये करंट प्रोड्यूस करता है। जब आयंस यहाँ पे आके गिरते हैं तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। सिग्नल जाता है, सिग्नल कंप्यूटर को जाता है, तो कंप्यूटर जो है उसका ग्राफ बना देता है। उस ग्राफ की मदद से फिर हमें पता चलता है कि कितने आइसोटॉप्स हैं, उनके मासेस कितने हैं और उनकी अबंडेंस कितनी है। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रोसीजर है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं।
दो किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर, ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है और डेम्पस्टर है। पहले ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर आया। दोनों में डिफरेंस ये है कि डेम्पस्टर जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें सॉलिड सैंपल को भी रन किया जा सकता है। हम अगर सैंपल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड को भी उसके अंदर वोलाटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ से हम सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर सैंपल लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हमने वेपोराइज करना है, उसको वोलाटिलाइज करना है, ठीक है, हीट करके उसे वोलाटिलाइज करेंगे। और जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स का हमने प्रेशर भी एडजस्ट करना है। प्रेशर 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻7 टॉर तक, यानी इतना लो प्रेशर रखना है। इसका मकसद भी है प्रेशर को लो रखने का, क्योंकि अगले चैम्बर में हमने करनी है आयोनाइजेशन। और अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन जो होगी वो इजी नहीं होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन करने के लिए हमने कोई हाई एनर्जी रेस पास करनी होती है उन वेपर्स में से। तो अगर उनका प्रेशर वेपर्स का ज़्यादा होगा तो वो रेज़ इजीली पास नहीं होंगी। सपोज़ अगर प्रेशर ज़्यादा है वेपर्स का, तो इस तरह से जो वेपर्स होंगे वो बहुत क्लोज होंगे, वेपर्स जो होंगे वो बहुत क्लोज होंगे। तो जो भी रेज़ हम इनमें से पास करने की कोशिश करेंगे वो रेज़ इनमें से इजीली पास नहीं होंगी। लेकिन अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को कम करने का मतलब क्या है, हम मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम कर रहे हैं। जब हम मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम कर देंगे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो जो रेज़ हम यूज़ कर रहे हैं इनको आयोनाइज करने के लिए, वो रेज़ इजीली इसमें से पास ऑन हो जाएंगे, इनको एनर्जाइज कर देंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देंगे। तो इसलिए जो वेपर्स हम यहाँ पे बनाते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर, उनके प्रेशर को हमने एडजस्ट करना होता है, लो करना होता है। कितना प्रेशर रखा जाता है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻7 टॉर तक। क्यों रखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ताकि जो आयोनाइजेशन है वो इजी हो सके। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए प्रेशर को लो किया जाता है। ये सब कुछ करने के बाद ये वेपर्स फिर अगले चैम्बर में आते हैं, जिसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को इनके ऊपर फॉल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम गन की मदद से जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, उस इलेक्ट्रॉन की बीम को इन वेपर्स के ऊपर, जो वेपर्स यहाँ पे मौजूद होंगे उन वेपर्स के ऊपर फॉल करेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम होगी इन वेपर्स को, इन मॉलिक्यूल्स को या इन एटम्स को इतना एनर्जाइज कर देगी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने ये कंसिडर करना है अपनी आसानी के लिए, अपने समझने के लिए, कि जितने भी यहाँ पे वेपर्स मौजूद हैं, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन तमाम के ऊपर +1 चार्ज है। +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये कंसिडर करते हैं कि तमाम जो यहाँ पे वेपर्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके ऊपर +1 चार्ज आया है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने आयोनाइजेशन करनी है, और आयोनाइजेशन के दौरान हमने ये सपोज करना है कि तमाम एटम्स के ऊपर +1 चार्ज मौजूद है। अब इसके बाद आता है एक्सेलेरेशन चैम्बर। इस एक्सेलेरेशन चैम्बर में 3 इलेक्ट्रोड हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया जाता है 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक। इनको एक्सेलरेट करने के लिए इसको नेगेटिव ग्रिड भी कह दिया जाता है, नेगेटिव प्लेट भी कह दिया जाता है, एक्सेलरेशन चैम्बर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपने जहन में रखने। ये जो पहला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल, और तीसरे इलेक्ट्रोड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इस पे ज़रा कम नेगेटिव होता है, इस पे ज़्यादा नेगेटिव होता है। यहाँ पे जो आयंस होते हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, तो ये उनको रिपेल करता है, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन पॉजिटिव आयंस को
रिपेल करेगा। रिपेल करके ये भागेंगे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि ये इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये रिपेल कर रहा होगा। ये भागेंगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इससे भी ज़्यादा है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे पहुँचेंगे एक बीम की फॉर्म में। यहाँ पर आप देखें कि ये जो वेपर्स हैं ये बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं। जो आयंस बन रहे हैं ये इस तरह से बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं। हमने इनको कंसंट्रेट करना है, एक पॉइंट के ऊपर, एक जगह के ऊपर फोकस करना है। तो जब हम इनको एक्सेलरेट करते हैं, सपोज ये नेगेटिव ग्रिड है, इसने इनकी तरफ एक्सेलरेट होना है, तो जैसे ही हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ये सारे आयंस इसकी तरफ भागेंगे। जब इसकी तरफ भागेंगे तो ये एक बीम की फॉर्म में इसकी तरफ जाएंगे, यानी जो आयंस पहले बिखरे हुए थे, पहले दूर दूर फिर रहे थे, वो एक्सेलरेट होके एक बीम की फॉर्म में यहाँ पर पहुँचेंगे इस नेगेटिव ग्रिड के ऊपर, नेगेटिव ग्रिड के ऊपर या नेगेटिव प्लेट के ऊपर। यानी बताने का मकसद ये है कि जब हम एक्सेलरेशन करते हैं तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सारे एक बीम की फॉर्म में यहाँ पे एक्सेलरेट होके आ जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचते हैं, इस मैग्नेट के पास पहुंचते हैं, जो असल काम करना है वो इस मैग्नेट ने करना है, मैग्नेटिक फील्ड ने असल काम करना होता है, इसने सेपरेशन करनी है। पीछे से जितने भी आइसोटॉप्स हैं वो सारे एक ही बीम की फॉर्म में आएंगे। 10 आइसोटॉप्स हैं किसी एलिमेंट के या 20 आइसोटॉप्स हैं, यहाँ तक ये एक ही बीम की फॉर्म में पहुँचेंगे। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में से इनको पास करेंगे तो जो मैग्नेट होगा ये इनको सेपरेट करेगा। किस बेस के ऊपर सेपरेशन होती है? ये होती है मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर, m/e लिखते हैं, मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर इनकी सेपरेशन होती है। जितने भी आइसोटॉप्स होंगे सारे सेपरेट हो जाएंगे, वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, कर्व्ड पाथ में मूव करते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करेंगे। जब ये आयंस इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके गिरेंगे तो इलेक्ट्रोमीटर करंट प्रोड्यूस करेगा। वो करंट एक सिग्नल की फॉर्म में जाएगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो होगा इसका ग्राफ बना देगा। उस ग्राफ में एक्स एक्सिस में आइसोटॉप्स के मासेस आएंगे और वाई एक्सिस में उनकी अबंडेंस आएगी। तो जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनके मासेस का भी हमें पता चल जाएगा और उनकी अबंडेंस का भी पता चल जाएगा। आपकी बुक में नियॉन की एग्जाम्पल की मदद से इसे समझाया गया है। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। तो यहाँ से हम नियॉन के सैंपल को दाखिल करेंगे इस इनलेट की मदद से। उसके बाद वेपोराइजेशन चैम्बर में ज़रूरत नहीं है क्योंकि नियॉन पहले ही गैसियस फॉर्म में होती है। आयोनाइजेशन चैम्बर में उनको आयोनाइज़ किया जाएगा, उस सैंपल को आयोनाइज़ किया जाएगा। ज़ाहिरी बात है नियॉन का सैंपल है तो उसमें तीनों आइसोटॉप्स मौजूद होंगे। वो तीनों के तीनों आइसोटॉप जो होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन बीम उनके ऊपर फॉल करेंगे। फिर उसके बाद उनको एक्सेलरेट किया जाएगा एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर। यहाँ से वो तीनों आइसोटॉप्स एक ही बीम की फॉर्म में यहाँ पर पहुँचेंगे एक्सेलरेट होने के बाद। अब ये मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेट उन आइसोटॉप्स को सेपरेट करेगा उनकी मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर। ये जो मैग्नेट होगा ये उन आइसोटॉप्स को कर्व्ड पाथ में मूव करवाते हुए, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हुए इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करेगा। ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करेंगे आइसोटॉप्स इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए और करंट प्रोड्यूस करेंगे। ये करंट फिर सिग्नल की फॉर्म में कंप्यूटर को जाता है और कंप्यूटर उसका ग्राफ ड्रा कर देता है। इस मैग्नेट के बारे में 2 बातें समझना लाजमी है। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी कि जो सेपरेशन होती है वो मास टू चार्ज वैल्यू की बेस के ऊपर होती है। इसको ऐसे समझ लो कि सेपरेशन किस तरह से होती है कि हमारे पास 3 आदमी हैं जिनमें से एक का वज़न है 30 किलोग्राम, एक का वज़न है 40 किलोग्राम और एक का वज़न है 50 किलोग्राम। यानी इनका मास जो है वो डिफरेंट है। ये इक्वल वेलोसिटी से भागते हुए आ रहे हैं, इक्वल स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई मशीन लगाई हुई है जिसने इनको पुश करना है, जिसने इनको पुश करना है और इक्वल फोर्स से पुश करना है, सबके ऊपर इक्वल फोर्स लगानी है। तो इसमें क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है
कि जब ये इक्वल फोर्स से ये मशीन इनको पुश करेगी तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसकी होगी? जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। उससे कम डिफ्लेक्शन किसकी होगी? जिसका मास उससे ज़्यादा होगा। और सबसे कम डिफ्लेक्शन किसकी होगी या सबसे बाद में डिफ्लेक्शन किसकी होगी? जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यही होता है यहाँ पे, मैग्नेट यही चीज़ करता है। जो लाइटर आइसोटॉप होता है वो पहले डिफ्लेक्ट हो जाता है, नियॉन 20 वाला जो होगा वो पहले डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिफ्लेक्शन होगी नियॉन 21 वाले की, उसके बाद डिफ्लेक्शन होगी नियॉन 22 वाले की, और ये जाके गिरेंगे इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर। दूसरी बात, ये जो मैग्नेट है ये इन आइसोटॉप्स को सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में मूव करवाता है। जब आयंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते हैं तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। एक्चुअली हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है ये हमने आयंस के परपेंडिकुलर अप्लाई करना है। सपोज ये आयंस की बीम आ रही है, आइसोटॉप की बीम आ रही है, इस तरह से आइसोटॉप की बीम आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नेट इस तरह से अप्लाई करना है। जब मैग्नेट हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये इनको ऐसे सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करेगा। ये सिंपल है, फिज़िक्स में ये बात लिखी हुई है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल दाखिल होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। तो सेम यहाँ पे भी ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करेंगे। अब हर आइसोटॉप की हम मास टू चार्ज वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। उसका फार्मूला h² r²/2e, h² r²/2e। h जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, e स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और r ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो r है। तो अगर ये तीनों वैल्यूज़ हमें मालूम है, हमने कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, कितनी स्ट्रेंथ का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, और इनका जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इनका रेडियस कितना है, तो हम हर आइसोटॉप की मास टू चार्ज वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। इन आइसोटॉप्स को हम इस इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिफरेंट प्लेस के ऊपर भी फॉल कर सकते हैं। सपोज़ अगर नियॉन 20 यहाँ पे फॉल कर रहा है तो इसको हम इससे राइट साइड पे भी फॉल करवा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी फॉल करवा सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, या तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करना पड़ेगा या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करना पड़ेगा। दोनों को चेंज करके हम इन आयंस को डिफरेंट प्लेस के ऊपर भी फॉल कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करेंगे इसकी फ़ोर्स कम हो जाएगी। जब इसकी फ़ोर्स कम होगी तो ये जो पुश करेगा वो पुश इसकी स्लो हो जाएगी। जब ये स्लो पुश करेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी। जो नियॉन 20 पहले यहाँ पे फॉल कर रहा था वो थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएगा डिफ्लेक्शन कम होने की वजह से। इस तरह से नियॉन 21 वो भी थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा और नियॉन 22 भी थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा। डिफ्लेक्शन कम होगी क्योंकि हमने स्ट्रेंथ को कम कर दिया। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो इसके ऑपोजिट होगा। नियॉन 20 थोड़ा सा इधर को मूव कर जाएगा स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की, 21 वाला भी थोड़ा सा इधर को मूव कर जाएगा, यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सेम यही हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें तब भी जो आयंस हैं, जो आइसोटॉप्स हैं, ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिफरेंट प्लेस के ऊपर फॉल कर सकते हैं। जो आइसोटॉप जितना ज़्यादा होगा, जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी, सपोज सैंपल में तीनों आइसोटॉप्स मौजूद हैं लेकिन जो 20 वाला आइसोटॉप होता है उसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है, तकरीबन 91%। यानी अगर पीछे से 100 आयंस आ रहे हैं तो 100 में से जो 91 होंगे वो नियॉन 20 वाले होंगे, जो 9 होंगे वो नियॉन 22 वाले होंगे और बाकी नियॉन 21। चूँकि ये आयन ज़्यादा मिकदार में है, ये आइसोटॉप ज़्यादा मिकदार में है, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, तो जब ये यहाँ पे गिरेगा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, इसकी अबंडेंस यहाँ पे इतनी ज़्यादा शो होगी। सबसे कम अबंडेंस किसकी शो होगी, नियॉन 21 की। यही सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ परफॉर्म किया जाता है।
पहले यही सेम एक्सपेरिमेंट क्योंकि हमने कंपेयर किससे करना है, कार्बन 12 से। जो सैंपल हम यहाँ से रन कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता नियॉन का सैंपल है इसमें कितने आइसोटॉप होंगे। सैंपल का मतलब ही ये हमें उस चीज़ का मालूम नहीं है, वो तो बुक में लिखा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो सैंपल के बारे में तो हमें नहीं मालूम होता उसमें कितने आइसोटॉप है। तो कार्बन 12 से कंपेयर करना है तो पहले कार्बन 12 का सैंपल रन किया जाता है। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके गिरता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट सिग्नल की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे एक पीक बन जाती है कार्बन 12 के लिए। ये उसकी अबंडेंस हो गई। ये जो हाइट होती है पी की, ये अबंडेंस को शो करती है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये मास को शो करती है। सपोज यहाँ पे मास 12 है, तो ये खुद ब खुद ये कंप्यूटर जो होगा इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इन लाइंस को हर पार्ट एक AMU को शो करता है। 1 AMU 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कार्बन 12 की पीक आ गई। इसके बाद ये खुद ब खुद लाइंस बनती चली जाएंगी। तो जब हम नियॉन का सैंपल रन करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, सिग्नल आएगा, तो यहाँ पे ये खुद ब खुद जो है ये लाइंस बन जाएंगी। सपोज ये 20 वाले की लाइन है, ये 20 वाले की लाइन है, तो नियॉन 20 की इस तरह से बन जाएगी, 21 की इस तरह से और 22 की इस तरह से। ये नियॉन का 20 आइसोटॉप, ये 21 और ये 22 आइसोटॉप। 20 वाले की जो अबंडेंस होती है ये तकरीबन 90.9% होती है, 22 वाले की 8.8% होती है और 20 वाले की 0.25% समथिंग होती है। तो ये जो हाइट होती है ये अबंडेंस को शो करती है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये मासेस को शो करती है। क्योंकि ये पीक्स 20, 21 और 22 पे बन रही हैं, इसका मतलब 3 आइसोटॉप है। एक का मास 20 है, एक का 21 है, एक का 22 है। सबसे ज़्यादा अबंडेंस किसकी है, 20 वाले की, और सबसे कम अबंडेंस किसकी है, 21 वाले की। तो इस तरह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हुए जो किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं उनके मासेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके साथ, कंपेयर करके कार्बन 12 के साथ। तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने कोशिश की है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से ये कंपैरिजन किया जाता है, ये पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।